नमस्कार बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज अपन बॉटनी में जीव जगत, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर में चलेंगे। इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा टॉपिक है तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंसी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इसी अकॉर्डिंग कम से कम इस क्वेश्चन को तो पहले सलटाते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, पहले ख़त्म करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीव जगत। तो जीव जगत के बारे में अगर चर्चा करें, लिविंग वर्ल्ड के बारे में चर्चा करें, तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या अपन डिस्कशन में लाने वाले हैं उन चीज़ों की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कशन में लाएंगे वो है कि आखिरकार ये जीवन होता क्या है, ये दिखता कैसे है, होता क्या है, क्यों होता है, इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। केवल और केवल क्या है इसकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद इस जीव जगत में जो विविधता है इसको देखेंगे, कैसे इसमें विविधता पाई जाती है। और इसके बाद इस विविधता को सरलता से अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के नुस्खे अपनाए गए अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा, ताकि आसानी से जीवों का और जंतुओं का और पादपों का और दूसरे जीवों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है। तो इसी के साथ वर्गीकृत श्रेणियों की बात करेंगे और अंत में वर्गीकृत सहायक की बात करेंगे। ये पार्ट बेटा हटा दिया गया है, वर्गीकृत सहायक, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखिए। सबसे पहले उद्देश्य की बात करूं कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि भाई जीवों को क्लासिफाइड किया गया। अगर अपन अपने चारों ओर इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो लाखों प्रकार के जीव मिलेंगे। बेटा यहाँ बात हो रही है लाखों प्रकार के। लाखों प्रकार बोले तो टाइप्स, लाखों जीव मिलेंगे वो तो बात सही है, लेकिन इनके टाइप्स भी अलग अलग है। आकार में, रंग में, आवास में, कार्य किए और लक्षणों की विशेषताओं के आधार पर ये जीव भिन्न भिन्न रूपता दिखाते हैं। तो ये जो भिन्नता है इसको अपन विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विविधता। अब इस विविधता को सरल रूप से अध्ययन के लिए, इस विविधता का सरल रूप से अध्ययन के लिए हम सबसे पहले जीवों को पहचानेंगे। पहचानने के बाद उनका नामकरण करेंगे और उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाएगा। बात को समझो। तो विविधता का सरल रूप से अध्ययन के लिए क्या किया गया? सबसे पहले जीवों को पहचाना गया, उनका नामकरण किया गया और अंत में उनका वर्गीकरण किया गया। नामकरण भी विशेष लक्षणों के आधार पर ही किया गया। बात को समझो। लक्षणों के आधार पर पहचाना, उसके बाद नामकरण किया और अंत में वर्गीकरण किया। अब सर ठीक है, ये तो बाद की बातें हैं, पहले ये बताइए जीवन क्या है आखिरकार। टॉपिक है तो जीवन, सॉरी, ये जो टॉपिक है जीव जगत, तो इसमें जीवन या फिर सजीव क्या है, माफ करना, सजीव क्या है। अगर मैं किसी सजीव की बात करूं, जिनको अपन क्लासिफाइड करने जा रहे हैं, सजीवों को क्लासिफाइड करने जा रहे हैं, सजीव की बात करूं तो सजीव है क्या? तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या कोशिका में एटम, न्यूक्लियस ये सब नहीं होते, परमाणु नहीं होते? बेटा सभी सजीव अणुओं के विशिष्ट संगठन से मिलकर बने होते हैं। बात को समझो। सभी सजीव अणुओं के विशिष्ट संगठन से मिलकर बने होते हैं। तो मैं कह सकता हूं अणुओं का ये जो जटिल संगठन है, जो स्वयं उपापचयी क्रियाएं द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, जीवन कहलाएगा। केवल उपापचयी क्रियाएं नहीं, यहां वृद्धि भी देखी जाएगी, यहां जनन भी देखा जाएगा, यहां श्वसन भी देखा जाएगा, और क्या बोल सकते हैं, उपापचयी क्रियाएं आ ही गई, यहां सचेतना या फिर चेतना भी देखी जाएगी। और उपापचय भी देखा जाएगा। बात को समझो। ऐसे
अणुओं का जटिल संगठन जो स्वयं इन सब क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे कि वृद्धि, जनन, श्वसन, चेतना, उपापचय, वो सजीव कहलाएगा। अब सर निर्जीव क्या है? जो इनमें से कुछ एक अभिक्रिया या फिर प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है लेकिन सभी नहीं, वो निर्जीव है। खास तौर पे चेतना, खास आंतरिक उपापचयी क्रियाएं, खास तौर पे आंतरिक वृद्धि। बात को फिर से सुनो, खास तौर पे चेतना, खास तौर पे आंतरिक उपापचयी क्रियाएं, खास तौर पे वृद्धि, ऐसी क्रियाएं जो प्रदर्शित नहीं करता वो निर्जीव है। तो इसी के साथ सर ये उपापचय क्या होता है, बात करते हैं अभी। उपापचय क्या है? अगर मैं उपापचय की बात करूं तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। अब होता क्या है बेटा, क्योंकि अपना शरीर जटिल अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो जटिल अणुओं से मिलकर बना होने के कारण ये जटिल अणु कैसे बनेंगे? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनेंगे, और या फिर इन जटिल अणुओं के जब तोड़ने की आवश्यकता होगी तो इनसे एनर्जी भी रिलीज होगी, या फिर इन जटिल अणुओं से जब छोटे अणु चाहिए होंगे तो इनको तोड़ना भी पड़ेगा, और अगर वापस इन जटिल अणुओं का निर्माण करना है तो इनको जोड़ना भी पड़ेगा। कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ कि शरीर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक संगठनों के निर्माण और उनके विघटन के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। फिर से सुनो, शरीर में विभिन्न प्रकार के अणुओं के निर्माण और विघटन के लिए, क्योंकि संरचनाओं के निर्माण के लिए केवल किसी अणु के जुड़ने का ही प्रारूप नहीं होता, या फिर किसी अणु के जुड़ के किसी संरचना के निर्माण की प्रक्रिया शामिल नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कई सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं अपने शरीर के अंदर टूटेंगे, जब ये टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी को किसी दूसरे बॉन्ड के फॉर्म में कंजर्व किया जाएगा। यहां से मान लो एनर्जी निकली इधर की तरफ, सर समझ नहीं आया? सुनो बेटा, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन 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 कार्बन, इस अणु में कई सारे बंध नजर आ रहे हैं। जब बंध टूटेगा तो इस बंध की जो ऊर्जा है वो बाहर निकलेगी, ये बंध टूटा, ऊर्जा बाहर निकली, तो एक जो जटिल अणु था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। जब ये टूटेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी कुछ तो हीट के फॉर्म में, उष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाएगी, और जो अन्य ऊर्जा है, जो बची हुई ऊर्जा है, उसका एक नया बॉन्ड बना लिया जाएगा, एडीपी प्लस आईपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट का जब मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो एटीपी का निर्माण होगा। तो ये जो एटीपी है ये ऊर्जा के रूप, एनर्जी को बंध के रूप में स्टोर कर लेता है। बात समझ में आई होगी? बाहर से कोई अणु आया, उसको तोड़ा गया, उसकी बॉन्ड की एनर्जी को एटीपी के रूप में कंजर्व कर लिया गया। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बाहर से लिए गए हैं या फिर बॉडी के अंदर ही मौजूद थे, इन सिंपल अणुओं को क्या किया जाएगा? एटीपी की ऊर्जा का यूज करके वापस से नए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए जाएंगे। ये एटीपी टूटेगा और यहां बंध निर्माण के अंदर ऊर्जा देगा। बात समझ में आई होगी? तो इसमें से कुछ एनर्जी हीट के रूप में निकल जाएगी और बाकी की बची हुई बंध निर्माण के अंदर लग जाएगी, तो जिससे कॉम्प्लेक्स अणुओं का निर्माण होगा। ये दोनों ही प्रक्रियाएं शरीर में चलती रहती है। एक जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर हो रही है और छोटे अणु बन रहे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल बन रहे हैं, अपचय कैटाबॉलिक। एक जिसमें एटीपी से एनर्जी ली जा रही है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जा रहा है, एनाबॉलिक उपचय। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का जो रिजल्ट है उसको अपन बोलेंगे मेटाबॉलिक या फिर उपापचय। बात समझ में आई होगी? तो ये है मेटाबॉलिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब अभी तक जो अपन ने बात की सजीव की, तो सजीव के अभिलक्षण क्या क्या है? किन अभिलक्षणों के आधार पर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को सजीव बोलेंगे या फिर निर्जीव बोलेंगे? ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं वृद्धि की, जो थोड़ी देर पहले सजीव की परिभाषा देखी थी, उसमें वृद्धि भी एक पॉइंट था, ग्रोथ भी एक पॉइंट है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, कोई भी सजीव है वो ग्रोथ तो निश्चित रूप से दर्शाएगा, कोई भी सजीव ग्रोथ निश्चित रूप से दर्शाएगा। जैसे कि
एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में देखें तो इन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन जैसी प्रक्रिया पाई जाती है। कोशिका विभाजन के थ्रू ये या तो संख्या में और अगर आकार की दृष्टि से देखें तो बहुकोशिकीय जीव लगातार वृद्धि करके आकार में भी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। कोशिका विभाजन के थ्रू संख्या और आकार में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि अपेक्षित की जाती है। इधर की बात करें, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव जैसे कि पादप और जंतु की अगर मैं बात करूं तो पादप में ये जो वृद्धि है, आकार की जो वृद्धि है या फिर ग्रोथ है, वो पूरे टाइम तक चलती रहेगी। पूरे टाइम का मतलब पूरे जीवन काल में चलती रहेगी। अब ये जीवन काल क्या है, जीवन काल को आगे चलकर डिफाइन करेंगे, एक बार थोड़ा सा सुन लो। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय काल होता है उसका मतलब होता है जीवन काल। तो पादप अपनी जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक कंटिन्यूस ग्रोथ शो करता है, इसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं पाया जाता। तो पादप अपने पूरे जीवन काल में वृद्धि प्रदर्शित करेंगे, जबकि जंतुओं में ये वृद्धि निश्चित आयु तक देखी जाती है, उसके बाद नहीं होती। लेकिन कोशिका विभाजन चलता रहता है। तो यहां जो कोशिका विभाजन होगा, यहां जो कोशिका विभाजन होगा उसमें क्या होगा, मृत उत्तकों के रिप्लेस के लिए होगा। बात समझ में आई होगी। और यहां जो कोशिका विभाजन हो रहा है पादपों में, वो मृत उत्तकों के रिप्लेसमेंट के साथ साथ उसकी वृद्धि को भी प्रेक्षित करेगा। मतलब कि आकार में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही मृत उत्तकों के रिप्लेसमेंट में भी काम आएगा। अब अगर मैं पादप और जंतु की बात करूं तो इनमें, और एक कोशिकीय जीवों की बात करूं, इनमें वृद्धि और जनन में क्या समानांतर है, क्या समानता है। देखिए बेटा, पादप और जंतुओं में वृद्धि और जनन दो अलग अलग टर्म होंगे। जैसे कि यहां अपन ने देखा, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि होती है। जब नई संततियां बन रही है, या फिर मैं ये बोलूं कि भाई एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, जो नए जीव की तरह काम कर रहा है। जब नया जीव बन रहा है विभाजन के परिणाम स्वरूप, तो यहां वृद्धि और जनन दोनों समानांतर टर्म्स है, या फिर बोले तो एक दूसरे के सिनोनिम्स है। बात को समझो, एक कोशिकीय जीवों में इस जनन और वृद्धि को समानार्थी माना जाएगा, सिनोनिम्स माना जाएगा, एक दूसरे का समानार्थी होंगे। मतलब कि मैं वृद्धि और जनन की बात करूं तो एक कोशिकीय जीवों में दोनों अलग अलग नहीं है। ये वृद्धि विभाजन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि विभाजन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यही इनके जनन की प्रक्रिया है। बात समझे होंगे। बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि पादप और जंतु में ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो पारस्परिक समावेशी घटनाएं नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पारस्परिक समानार्थी घटना। पारस्परिक समानार्थी घटनाएं अर्थात दोनों पारस्परिक समावेशी घटनाएं अर्थात समानार्थी नहीं है। बात समझ में आई होगी। दोबारा समझो बेटा, बहुकोशिकीय जीवों में जो वृद्धि देखी जाएगी वो जनन के जैसी नहीं है, या फिर जनन और वृद्धि है वो एक जैसे नहीं है, दोनों भिन्न घटनाएं हैं। जनन स्पेसिफिक एक फेज के अंदर होगा बहुकोशिकीय जीवों में,
जनन अंगों में होगा, या फिर अगर अलैंगिक जनन हो रहा है तो वो भी भिन्न प्रकार से होगा। तो यहाँ वृद्धि और जनन दोनों समानार्थी शब्द बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ये तो बात हो गई ग्रोथ की। जीवों में क्या निर्जीव प्राणी नहीं हो सकते? क्या निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि देखी नहीं जाती सर? बिल्कुल देखी जाती है। आपने टीलों को ऑब्जर्व किया होगा, आपने हिम पर्वतों को ऑब्जर्व किया होगा। हिम पर्वतों और टीलों की अगर मैं बात करूं तो हिम पर्वतों और टीलों में लगातार ऑब्जर्व करने से यह पाया गया कि मान लो ये एक टीला है, थोड़ी देर बाद हवा चली, ये लो रेत आ गई, इसका आकार थोड़ी देर में इतना बढ़ गया। मान लो ये एक हिम पर्वत है, बर्फ गिरी और इसका आकार बढ़ गया इतना, तो ये वृद्धि ही तो है। ये जो आकार में वृद्धि हुई है या फिर आकार में बढ़ोतरी हुई है, ये वृद्धि ही तो है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां अगर अपन ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर केवल बाह्य रूप से वृद्धि हो रही है। इनमें केवल बाह्य रूप से वृद्धि देखी जा रही है। बात समझ में आई होगी। चाहे एक कोशिकीय जीव है, चाहे टीला है या फिर चाहे हिम पर्वत है, दोनों में बाह्य रूप से वृद्धि देखी जाती है। लेकिन अगर अपन जीवों में बात करें तो जीवों में यह जो वृद्धि होती है, या फिर सजीवों में बात करें तो सजीवों में वृद्धि आंतरिक रूप से भी देखी जाती है। बाहर से तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है जिसके कारण इंटरनल ग्रोथ भी देखी जा रही है। बात समझ में आई होगी। यहां अगर अपन देखें तो एक बार अगर टीला बढ़ गया तो वापस कम नहीं हो सकता क्या? हवा इधर चली, रेत उड़ के चली गई, थोड़ी सी गर्मी पड़ी, बर्फ पिघल गई, इसका साइज थोड़ा कम हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो इसमें बाह्य रूप से वृद्धि देखी जा रही है, और दूसरा यहां ये देखने को मिल रहा है कभी टीले का आकार बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी जितना था उससे और कम हो गया, कभी जितना था उससे काफी ज्यादा हो गया। तो यहां वृद्धि का जो प्रक्रम है ये उत्क्रमणीय है। कैसा है बेटा? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या? रिवर्सिबल, जो लगातार चेंज होता रहेगा। हो सकता है वृद्धि बढ़ गई, वापस उस लेवल के ऊपर आ जाएगी। हो सकता है वृद्धि कम हुई या फिर वृद्धि घट गई तो वापस लोअर लेवल के ऊपर चली जाएगी। तो इस पॉइंट से ऊपर या नीचे लगातार इस पॉइंट को टच करके जा रहा है। टीले की जो लेंथ है वो इस पॉइंट से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो लगातार ये चेंजेबल है, लेकिन उस पॉइंट से होते हुए लगातार जाएगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा उत्क्रमणीय। अगर मैं जंतुओं की बात करूं या पादपों की बात करूं, मान लो आप छोटे थे, ये टिन्ना सा, मुन्ना सा, रमाकांत शर्मा, अब ये बड़ा हो गया, दो बाल आ गए इसके, तो जब बड़ा हुआ, ये मान लो 2 साल का, ये मान लो 10 साल का, बड़ा हुआ तो इसकी लंबाई में भी वृद्धि हुई और कई सारे इसके अंदर ग्रोथ के फैक्टर देखे गए। अब क्या लंबाई वापस कम हो सकती है क्या? वापस इस लेवल पे जा सकती है क्या? नहीं। तो यहां जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है बेटा? अनुत्क्रमणीय। बात को समझे होंगे। वृद्धि सजीवों का पारिभाषिक गुण बिल्कुल नहीं है। वृद्धि यहां भी देखी जाती है और यहां भी देखी जाती है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक वृद्धि की बात करूं, आंतरिक रूप से वृद्धि की बात करूं, अनुत्क्रमणीय वृद्धि की बात करूं, तो यह सजीवों का मुख्य गुण या फिर पारिभाषिक लक्षण माना जा सकता है। तो यहां जो लिखे गए वर्ड्स है, एक तो आंतरिक वृद्धि और दूसरा अनुत्क्रमणीय विधि।
सॉरी वृद्धि, ये दोनों जीवों के पारिभाषिक गुण माने जा सकते हैं। बात समझ में आई होगी बेटा, वृद्धि की चर्चा समझ, वृद्धि की बातें समझ में आई होगी। आगे देखो, चलते चलो चलते चलो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जनन की। आखिर ये जनन क्या है? क्या सभी जीव जनन एक जैसा दर्शाते हैं? जनन को सिंपल वे के अंदर या सिंपल फॉर्मेट में डिफाइंड करूं तो क्या बोलूंगा? नई संततियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, अपने ही समान नई संततियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अपन जनन कहेंगे, हम जनन बोलेंगे। तो एक जीव है अपने ही जैसे जीवों का निर्माण कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को जनन कहा जाएगा। तो समान प्रकार के नए जीवों के निर्माण की प्रक्रिया, समान प्रकार के नए जीवों के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहा जाएगा। ये तो बात सर समझ गए, ये तो हमें पता है, ये तो बात हम समझ गए, ये तो हमें पता है। कुछ नया बताओ। एक बार के लिए जनन की प्रक्रिया को रोक देते हैं। यदि जनन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो क्या नए जीवों का निर्माण संभव है? बिल्कुल नहीं, नए जीव नहीं बन पाएंगे। तो अगर जनन है तभी किसी जाति का अस्तित्व संभव है। तो जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन से उस जाति की कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज या फिर जाति के अस्तित्व के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। जनन की बात करें तो दो प्रकार का होगा। इस जीव जगत में अपन दो प्रकार से, मुख्य रूप से दो प्रकार से, यहाँ एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और होता है जिसकी चर्चा अपन आगे चलकर करेंगे। खास तौर पे वो अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। तो अगर मैं दोनों प्रकारों की बात करूं तो एक तो है अलैंगिक जनन। क्या है बेटा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होगा? और दूसरा है लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। पहले अलैंगिक जनन की चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर बेटा हमेशा एक ही जनक भाग लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही जनक भाग लेगा। एक जनक के द्वारा संततियों का निर्माण किया जाएगा। जब एक जनक भाग लेगा तो वहीं टूट फूट कर या फिर विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण कर रहा है। बाहर से कोई नया डीएनए आया ही नहीं, बाहर से कुछ नया आया ही नहीं। जब बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा तो यहां कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। संतति वास्तविकता में समान प्रकार की ही होगी। हर दिशा में वो समानताएं दर्शाएगी। चाहे आप जेनेटिकली देख लो, चाहे आप मॉर्फोलॉजिकली देख लो, चाहे किसी प्रकार से देख लो, अलैंगिक जनन से बनने वाली संततियां एकदम समान होगी। बेटा किसी जीव में समानता का बेस और असमानता का बेस क्या है? इंटरनल जो बेस है वो इसका डीएनए है। ये क्रोमोसोम या फिर मान लो डीएनए ही बना देते, क्रोमोसोम सब में हो ये जरूरी नहीं है, ये डीएनए। अब ये डीएनए डबल होगा और दो कोशिकाएं बन गई। यही तो डीएनए दो कोशिकाओं में गया है। डीएनए अपने लक्षण प्रकट करेगा दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर समान रूप से ऐसा का ऐसा डीएनए गया है। तो इन सभी कोशिकाओं में किसी भी लक्षण में असमानता नहीं पाई जाएगी। आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो कि डीएनए लक्षण प्रकट करने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए के द्वारा कोशिका के विभिन्न लक्षणों को प्रकट किया जाएगा, किसी जीव के विभिन्न लक्षणों को प्रकट किया जाएगा। जब डीएनए ही समान है तो लक्षण असमान कैसे हो सकते हैं? मुझे ये बताओ। बिल्कुल नहीं सर, यहां तो तीनों के लक्षण या फिर लक्षण एक जैसे होंगे। तो ये जेनेटिकली भी सिमिलर है और अन्य कारकों जैसे कार्य की, मॉर्फोलॉजिकली, सभी प्रकार से ये समानताएं दर्शाएंगे। तो अलैंगिक जनन के अंदर बनने वाले जीव एक दूसरे के समान तो होते ही है, साथ में अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के भी समान होंगे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन बोले तो जो इनका एक जनक है उसके भी समान होंगे। तो मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ छोटी सी, जिसको आप याद रखोगे, जिसको आप आगे चलकर काम में लोगे। अभी मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ये बात कहाँ काम में लेने वाला हूँ। तो अलैंगिक जनन से निर्मित संरचनाएं, अलैंगिक जनन से निर्मित जीव, निर्मित संतति,
एक दूसरे के समान तो होगी ही, साथ ही अपने पैतृक के भी समान होगी। ये बात समझी क्या? समझा क्या? समझा क्या? आगे देखो। अब यह अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार का होता है। कुछ जीव द्विविभाजन द्वारा, जैसे कि अमीबा, कुछ जीव द्विविभाजन द्वारा जैसे कि अमीबा जनन प्रदर्शित करते हैं, अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। द्विविभाजन बोले तो नाम से ही पता चल रहा है, एक अमीबा थी, दो भागों में बट गई, द्विविभाजन। आगे बात करें बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन की बात करें तो एक जीव था जो कई सारे भागों में बट गया, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, और प्रत्येक खंड आगे चलकर नए जीव का निर्माण कर रहा है। बहुविभाजन, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण की बात करें, स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म है, वो कई सारे छोटे छोटे अलैंगिक बीजाणुओं का निर्माण कर रहा है, भिन्न विधियों द्वारा बीजाणुओं का निर्माण कर रहा है, क्योंकि ये अलैंगिक बीजाणु है। ध्यान से सुनना बेटा, अलैंगिक बीजाणु है तो इनके द्वारा जो संतति बनेगी वो एकदम एग्जैक्ट इसके जैसी ही होगी, जैसे कि ऐसा फंजाई में देखा गया है, फंगस में देखा गया है। और साथ में शैवालों में भी देखा जाएगा। बात करेंगे जब आएगी बात तब। अभी के लिए आप याद रखो, अलैंगिक बीजाणु निर्मित होंगे, बीजाणु जैसी संरचनाएं बनेगी जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करेगी। आगे देखो, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होगा जब कोई फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट होगा तभी फ्रेगमेंटेशन होगा। तो मैं इसका एग्जांपल यहां लिख रहा हूं। जो तंतुमयी शैवाल है, कैसी बेटा? तंतुमयी शैवाल, वह ये प्रक्रिया दर्शाएगी। तंतुमयी शैवाल के अंदर एक फ्रेगमेंट कई टुकड़ों में बट जाएगा। ये एक लंबा तंतु था, इसके कई सारे टुकड़े हो गए, और प्रत्येक छोटा टुकड़ा आगे चलकर नए जीव का निर्माण कर रहा है। तो यहां देख रहे हो, अलैंगिक जनन में एक से दो या फिर दो से अधिक संततियां भी उत्पन्न हो सकती है। अगर द्विविभाजन की बात करें तो एक से दो संततियां ही उत्पन्न हो रही है। बाकी अभी तक अपन ने जिसकी भी चर्चा की है उसमें दो से अधिक संततियां बन रही है। बात को समझो, बाकी अपन ने जिसकी भी चर्चा की है इसमें दो से अधिक संततियां एक बार में बन रही है। आगे देखिए, कायिक गुणन, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। शरीर का कोई कायिक भाग, बॉडी का पार्ट नए जीव के निर्माण में नया जीव निर्मित करेगा। अरे यहां तक बातें समझ में आई क्या? यहां तक बातें समझ में आई क्या? आगे देखो, इसी में अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर एग्जांपल आता है यीस्ट और हाइड्रा का। यीस्ट और हाइड्रा का मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। मुकुलन बोले तो बॉडी पार्ट से छोटा सा बाहर की तरफ मुकुल निकलेगा। कौन निकलेगा? अरे कौन निकलेगा? मुकुल निकलेगा।
ये मुकुल डायग्राम सही नहीं बना। ये लो, इस प्रकार से मुकुल निकला, थोड़ा बड़ा, एक बड़ी कोशिका और बाहर की तरफ एक छोटी कोशिका, मुकुल अलग, ये यहाँ से एक नया जीव बन जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल याद रखना बेटा, प्लेनेरिया बहुत ही खास एग्जाम्पल है। खास क्यों है? इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन बोले तो एक प्लेनेरिया था, काट दिया गया, तोड़ दिया गया, एक खंड यहाँ, एक बड़ा खंड यहाँ, ये खंड आगे चलकर नया प्लेनेरिया बना लेगा। इस खंड को मैंने फिर से दो भागों में तोड़ दिया, ये लो, आगे चलकर फिर से नए प्लेनेरिया बन जाएंगे, तीन प्लेनेरिया बन जाएंगे। जितना तोड़ोगे उतना बढ़ेंगे। बात को समझो बेटा, बहुत ही रोचक बात है। जितना तोड़ोगे उतना बढ़ेंगे। तो प्लेनेरिया में विशिष्ट पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस बात को याद रखना बेटा। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, चीज़ें बहुत ही सरल है। गलती अपनी है, इनको अपन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा उलझने वाली बना लेते हैं। चीज़ों को जितनी सरलता से पढ़ोगे, चीज़ों को जितनी सरलता से याद रखने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि मेरे तो क्या है, मुझे तो खाली बॉटनी पढ़ानी है, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो ध्यान रखना, इसी वे के अंदर जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते चलो। जब फंजाई आएगी तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इसमें वो खंडन विधि के द्वारा, और एल्गी के अंदर पढ़ेंगे, फंजाई के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि भाई स्पोर फॉर्मेशन कैसे होते हैं और वगैरह जो भी हो। अभी देखो आगे, अगर अपन बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में ऐसा क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। इन युग्मकों का संलयन सम्मिलित होगा, संलयन के रिजल्ट से संतति का निर्माण होगा। तो मैं संलयन की प्रक्रिया को निषेचन बोलता हूं। नर व मादा युग्मक का संलयन, ये जो नर और मादा युग्मक का संलयन हुआ है, इस प्रक्रिया को मैं निषेचन बोल देता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप संतति का निर्माण होगा। अब ये जो बनने वाली संतति है, ये पैतृक से आनुवांशिक रूप से एकदम भिन्न होगी। इसका मतलब क्या? देखो, ये नर युग्मक नर के जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ला रहा है, कुछ मादा युग्मक मादा की कुछ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, कुछ, सारी नहीं। क्या बोल रहा हूं? कुछ। सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कैसे। अब ये नर और मादा युग्मक जब बनेंगे, मिलेंगे, तो इस प्रक्रिया को मैंने बोला निषेचन। निषेचन के परिणाम स्वरूप इनके मिलने के पश्चात यहां जो कोशिका बनी, ये न तो पूरी नर के समान है, न ही मादा के समान है, न ही नर के पूरे लक्षण रखती है और न ही मादा के लक्षण रखती है। तो ये आनुवांशिक रूप से पैतृक से एकदम भिन्न होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट में एक कोशिका ही बनी है। तो एक कोशिकीय जीव से ही बहुकोशिकीय जीव आगे चलकर निर्मित होगा। इस एक कोशिकीय संरचना को मैं युग्मनज बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? युग्मनज बोलूंगा। बातें समझ में आई होगी? अरे समझे क्या? युग्मनज तक आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी जनन प्रक्रिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या बेटा जनन जैसी प्रक्रिया सभी जीव दर्शाएंगे? हाँ सर, हमें तो ऐसे ही लगता है, लेकिन नहीं, जनन भी सभी जीव नहीं दर्शाते। अगर अपन एग्जाम्पल लें, जैसे कि खच्चर
श्रमिक मधुमक्खी और बांझ मानव, ये ऐसे जीव है जो जनन जैसी प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन सजीव के अन्य लक्षण इनमें पाए जाते हैं। तो क्या इनको सजीव नहीं बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि जनन की प्रक्रिया को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये सजीवों की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। यदि जनन को पारिभाषिक लक्षण माना जाए तो ये सजीवों की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। और यदि जनन को नहीं मान के बाकी लक्षणों को प्रायोरिटी, बेटा प्रायोरिटी का बेस है यहाँ, प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इसको याद करने का, ये पारिभाषिक लक्षण क्या है, इनको याद करने का तरीका क्या है, जो प्रायोरिटी में आता है उसको याद रखने की कोशिश करो। तो यहाँ प्रायोरिटी में ये आ रहा है, अगर मैं इसको प्रायोरिटी दूं तो ये क्या तीनों बाहर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, बाहर हो जाएंगे। तो ये जनन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन सजीवों के अन्य लक्षण तो दर्शा ही रहे हैं, तो उन अन्य लक्षणों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इस जनन को नहीं। तो जनन भी सजीवों का पारिभाषिक लक्षण नहीं है। वृद्धि भी नहीं थी तो जनन भी नहीं है। वृद्धि को अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं, जैसे कि इंटरनल ग्रोथ, जैसे कि इरिवर्सिबल ग्रोथ, तो वो सजीवों का स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जाएगा, पारिभाषिक लक्षण हो जाएगा, विशिष्ट लक्षण हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं उपापचय की। उपापचय क्या है आप भली भांति जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कशन किया था। अपचय और उपचय जो प्रक्रियाएं चल रही है, जिससे नए अणुओं का संश्लेषण भी हो रहा है और जटिल अणुओं का विखंडन भी हो रहा है। लेकिन दोनों ही प्रक्रियाएं ऊर्जा आदान प्रदान के लिए, दोनों ही प्रक्रियाएं ऊर्जा के आदान प्रदान के अंतर्गत होती है। जिससे कि इसका उद्देश्य क्या होगा? शरीर संगठन को बनाए रखना, शरीर संगठन के निर्माण में। तो शरीर संगठन के निर्माण के लिए उपापचय जैसी क्रियाएं सजीवों में आवश्यक है। लेकिन मैंने एक प्रयोग किया, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं टेस्ट ट्यूब में भी करवा दी। उपापचय क्रियाएं टेस्ट ट्यूब में भी संभव है और शरीर के अंदर भी संभव है, लेकिन शरीर में जो उपापचय क्रियाएं हो रही है, शरीर में जो उपापचय क्रियाएं हो रही है वो आंतरिक उपापचय क्रियाएं हैं। सर इनमें और टेस्ट ट्यूब वाले में क्या फर्क है? फर्क है बेटा। ये जो आंतरिक उपापचय क्रियाएं हैं ये एंजाइम नियंत्रित बंद तंत्र के अंदर हो रही है। जबकि बाहर टेस्ट ट्यूब में मैंने जो करी वो एंजाइम नियंत्रित हो भी सकती है या फिर एंजाइम के बिना भी करवाई भी जा सकती है, लेकिन ये खुले तंत्र में हो रही है। ये बाएं उपापचय है। तो जो शरीर में क्रियाएं चल रही है, जैसे कि ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया मान लो, ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया शरीर में भी करवाई जा सकती है और शरीर के बाहर भी करवाई जा सकती है। शरीर में करवाएंगे तो एंजाइम नियंत्रित होगी और साथ में एक बंद तंत्र के अंदर होगी। बाहर करवाएंगे तो एंजाइम से नियंत्रित हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन खुले तंत्र में होगी। तो एक तो बाह्य उपापचय क्रियाएं हैं और एक आंतरिक उपापचय क्रियाएं हैं। यदि मैं बोलूं सभी उपापचय क्रियाएं सजीवों का लक्षण है तो बिल्कुल गलत है।
सभी उपापचयी क्रियाएं सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि मैं बोलूं आंतरिक उपापचयी क्रियाएं, आंतरिक उपापचयी क्रियाएं सजीवों का पारिभाषिक लक्षण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बात समझ में आई होगी। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की, एक तो शरीर के अंदर, दूसरी शरीर के बाहर। जो शरीर के अंदर हो रही है वो आंतरिक उपापचयी क्रियाएं, जो शरीर के बाहर हो रही है वो बाह्य उपापचयी क्रियाएं। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें जनन को छोड़ दो, बाकी जो दूसरी घटनाएं अगर ऑब्जर्व करें, जनन को छोड़ के बाकी जो दूसरी घटनाएं ऑब्जर्व करें, उपापचयी क्रियाएं जिसमें आंतरिक उपापचयी क्रियाएं, वृद्धि जिसमें आंतरिक वृद्धि, ये दोनों सजीवों के पारिभाषिक लक्षण नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चेतना, अगर मैं चेतना की बात करूं, इसकी बात करने से पहले संवेदनशीलता की बात की जाएगी और उद्दीपन की बात की जाएगी। ये सुस्पष्ट और पारिभाषिक रूप से जटिल लक्षण है जो निर्जीव नहीं दर्शाते। चेतना का मतलब आउटर इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आउटर इन्वायरमेंट को फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब ये क्या है? संवेदनशीलता से अपन समझने के प्रयास करते हैं। संवेदनशीलता क्या है? बाह्य वातावरण के अनुरूप बाह्य वातावरण के अनुरूप प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना। उद्दीपक क्या है या फिर उद्दीपन क्या है? ये जो प्रतिक्रिया घटित हो रही है, होना, ये उद्दीपन है। अब समझो बात को। मान लो एक प्लांट है, ये रहा एक पौधा, ये इसकी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी हरी हरी पत्तियां। अब ये सजीव है या निर्जीव, अपन चेतना से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर की तरफ से लाइट आ रही है, लाइट की डायरेक्शन में हमें एक क्रिया देखने को मिलेगी इस प्लांट के प्लांट के द्वारा। इस प्लांट के द्वारा जो ग्रोथ देखी जाएगी वो लाइट की डायरेक्शन में देखी जाएगी। दोनों प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो प्लांट का मूवमेंट, तो पत्तियों का मूवमेंट है, और प्लांट के जो ब्रांचेस का मूवमेंट है वो लाइट की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये लाइट की, जहाँ से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इनको मिल सके। तो एक इन्वायरमेंटल रिएक्शन ये हुई कि इन्वायरमेंट में लाइट आ रही, उस रिएक्शन के अगेंस्ट एंटी रिएक्शन क्या हुई कि भाई उस लाइट की तरफ प्लांट ने मूवमेंट शो किया। तो ये जो मूवमेंट शो किया ये तो उद्दीपन है प्लांट का, और इस लाइट को जो फील किया है ये इसकी संवेदनशीलता है। बात को समझे होंगे। तो संवेदनशीलता और उद्दीपन दो अलग अलग बातें हैं। संवेदनशीलता के आधार पर उद्दीपन दर्शाया जाएगा। बात समझ में आई होगी। अब क्या चेतना को पादपों, जंतुओं का या फिर जीवों का, सजीवों का मुख्य पारिभाषिक लक्षण माना जा सकता है? बिल्कुल। चेतना निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाई जाती। पत्थर ऐसे ही पड़े पड़े सूरज की तरफ या फिर रोशनी की तरफ गति नहीं करता। चीजें पड़े पड़े अपने आप ही ऐसी संवेदनशीलता नहीं दर्शाती। निर्जीव वस्तुओं में संवेदनशीलता नहीं होती। सजीवों में चेतना एक पारिभाषिक और जटिल लक्षण है, सुस्पष्ट लक्षण है। और बात करते हैं चेतना की। क्या सभी जीव स्व चेतना दर्शाते हैं? नहीं। स्व चेतना का गुण केवल और केवल मानव में पाया जा रहा है। सर चेतना तो चलो समझ में आ गई, ये स्व चेतना क्या है? देखो, चेतना में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शंस हो रही है। इन्वायरमेंट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग संवेदनशीलता और उद्दीपन देखे जा रहे हैं।
स्व चेतना में खुद के अंदर भी कई सारे रेस्पॉन्स होते हैं, खुद के आधार पर भी, मतलब खुद की प्रेजेंस को फील किया जाता है, खुद की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग कुछ रेस्पॉन्स किए जाते हैं। ये स्व चेतना के अंतर, मतलब खुद भी चेतन है कि भाई मैं उपस्थित हूं और उसके अकॉर्डिंग कुछ उद्दीपन दिए जाएंगे। बात समझोगे? तो याद रखना, स्व चेतना का गुण केवल और केवल मानव में पाया जा रहा है, एनसीईआरटी बोलती है, तो याद रखना पड़ेगा। चेतना सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। अभी तक जो अपन ने टॉपिक डिस्कस किए उसमें एक तो स्व चेतना, एक आंतरिक वृद्धि, एक आंतरिक उपापचय, ये ऐसे गुण हैं जो केवल और केवल सजीवों में ही पाए जाएंगे, सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण माने जाएंगे। बात समझ में आई होगी। तो अब अपन सजीव को फिर से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सजीवों को अगर परिभाषित करने की कोशिश की जाए, अभी तक जो देखा, सजीव द्विगुणनकारी होने चाहिए। यहाँ द्विगुणनकारी का मतलब क्या? मतलब कि लगातार अपनी संख्या में वृद्धि दर्शाएंगे, जनन के थ्रू अपनी संख्या में वृद्धि दर्शाएंगे। साथ ही विकासकारी भी होने चाहिए। वृद्धि तो होगी ही, साथ में सजीवों में विकास भी देखा जाएगा। इसी विकास का परिणाम है कि आज हम आपके सामने हैं। इस वृद्धि के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस भी आएंगे जिसके परिणाम स्वरूप सजीवों में विकास देखा जाएगा। उसके बाद पारस्परिक तंत्र है। पारस्परिक तंत्र का मतलब सजीव इस एनवायरनमेंट से भी रिएक्शन करेंगे और साथ में एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंसी शो करेंगे। जैसे कि पादपों के बिना अपन कुछ नहीं है और अपने बिना ये एनवायरनमेंट भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, अपने बिना तो एनवायरनमेंट है, लेकिन जीव अपने स्तर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन दर्शाते हैं, जिसकी चर्चा अपन इकोलॉजी में करेंगे। अपने स्तर पर एक दूसरे के साथ साथ इस एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन दर्शाते हैं। बात समझ में आई होगी। तो ये था सजीवों के मुख्य अभिलाक्षणिक गुण। अब बात करते हैं जैव जगत में विविधता। तो अभी जो अपन ने बात की, विकास की प्रक्रिया की बात की, इस विकास की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस आए। उन थोड़े थोड़े चेंजेस के परिणाम स्वरूप जो पहले एक कोशिकीय जीवन हुआ करता था, उस जीवन में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। लगातार आगे चलकर बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। अब इन जीवों में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए और कई सारे जीव बन गए। तो देखा जाए तो सजीव के इस गुण के कारण, एक तो द्विगुणनकारी और विकासशील या विकासकारी गुण के कारण, कई सारे जीवों का निर्माण हो गया। कई सारों का मतलब क्या? कई सारों का मतलब लाखों प्रकार के जीव। कुल कितने? अभी तक ज्ञात 1.7, 1.6 से 1.7, 1.5 टू 1.7 मिलियन, माने तो 15 से 17 लाख जीवों का निर्माण हुआ। इनको अपन जानते हैं बेटा, ये वो संख्या है जिनकी पहचान की जा चुकी है, जिनका नामकरण किया जा चुका है। इतने जीवों का विकास हुआ। अभी तक काफ़ी जीव ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाइड है, जिनकी पहचान नहीं हुई है। जब पहचान ही नहीं हुई तो नामकरण कहाँ से होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस विकासकारी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लाखों प्रकार के सजीवों का निर्माण हुआ। अब इन लाखों प्रकार के सजीवों को अगर अपने को अध्ययन कर, इन लाखों प्रकार के सजीवों पर हमें अध्ययन करना है तो क्या करना होगा? इनका एक सिस्टम निर्मित करना होगा, ऐसा सिस्टम जिसमें आसानी से जीवों के ऊपर अध्ययन किया जा सके। तो सबसे पहले जीवों को पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए कुछ लक्षण होने चाहिए। लक्षणों के आधार पर जीवों को पहचाना जाएगा। बात को समझो बेटा, सबसे पहले जीवों को पहचानना होगा। पहचानने के लिए कुछ लक्षण होने चाहिए, तो लक्षणों के आधार पर जीवों को पहचाना जाएगा।
लक्षणों के आधार पर जीवों को पहचानना आवश्यक है। जीवों की पहचान, जब पहचान हो जाएगी तो उस जीव को नाम दिया जाएगा, नामकरण, जो उस जीव को दूसरे जीव से भिन्न करता है। नामकरण के उपरांत उस जीव का वर्गीकरण किया जाएगा। नामकरण क्यों किया जा रहा है? ताकि दूसरे जीव से अलग रूप से पहचाना जाए, अलग रूप से जाना जाए। वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है? अब देखो, नामकरण करने के बाद मेरे पास लाखों नाम आ गए। नामकरण भी ऐसा करे ना जिससे कि इनका जब वर्गीकरण करे तो इनके नाम से ही पता चल जाए इसका कैरेक्टर क्या है। मतलब कि लक्षणों के आधार पर जो नामकरण किया गया है, नामकरण भी ऐसा किया जाए ताकि जब इनका वर्गीकरण करें तो इनके नाम से ही पता चल जाए इसके लक्षण क्या है। कहने का मतलब ये है, वर्गीकरण में पहले तो पहचान, लक्षणों के आधार पर जो पहचान की गई और उसका नाम दिया गया है, नाम ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज शो कर देगा। उसके बाद स्पेसिफिक लक्षणों के आधार पर, स्पेसिफिक गुणों के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जाएगा। तो अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। ग्रुप क्यों बनाए गए? ताकि जीवों के अध्ययन में सरल, बात समझ में आई होगी। तो अगर मैं बात करूं जैव विविधता की, जीवों में पाई जाने वाली विविधता की, तो इस जीवों की विविधता को क्या बोलूंगा कि भाई इस धरती के ऊपर अपने एक ही धरती है, एक ही पृथ्वी है, लाखों प्रकार के जीव हैं, लाखों प्रकार के जीव हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन से जीवों का अध्ययन करने के लिए इन्हें पहचाना जाएगा किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर। पहचानने के बाद इनका नामकरण किया जाएगा ताकि अन्य जीव से पृथक रखा जाए। और फिर वर्गीकरण, अभी जो बात की, वर्गीकरण किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा ताकि अध्ययन में सरलता हो। बात समझ में आई होगी। अब अपन पहचान की तो बात कर लेते हैं कि भाई लक्षण है, कई सारे लक्षण दे दिए। जैसे कि आपके सामने मैंने बोला 4 पांव वाले जीव, जैसे ही मैंने बोला 4 पांव वाले जीव, तो आपके सामने जितने भी जीव है जिनमें 4 पांव पाए जाते हैं, 2 हाथ 2 पैर हो चाहे 4 पांव हो, वो सारे एक जगह आ जाएंगे। जैसे ही मैं बोलता हूँ 4 पांव वाले जीव, तो आपके सामने कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगी, गाय आएगी, भैंस आएगी, तो एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्षण ही ऐसे चुने गए ताकि अपने आप ही ग्रुप का निर्माण हो जाए। तो एक तरह से पहचान के साथ साथ अपन उनको क्लासिफाइड भी कर रहे हैं ताकि अध्ययन में सरलता हो। तो पहचान करने के बाद उनको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया और एक ग्रुप में डाल दिया गया। देखो, पहले पहचान में ग्रुप में नहीं डाला, पहचान में मैंने केवल लक्षण को इंगित किया था कि भाई ये लक्षण किस किस में है। तो जब लक्षण को इंगित किया तो वो लक्षण एक स्पेसिफिक ग्रुप में पाया गया, तो उन सबको एक जगह रख दिया गया। तो ये जो रखने की प्रणाली आएगी इसको अपन क्लासिफिकेशन कहेंगे ताकि अध्ययन को और ज़्यादा सरल बनाया जा सके। बात समझ में आई होगी। इससे पहले अपन नामकरण को जानेंगे।
अब देखो बेटा, नामकरण की प्रणाली काफ़ी पहले से चली आ रही है। जैसे कि इंसानों में प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दे देना। जैसे कि पत्थर को पत्थर नाम दिया गया, ठीक है। मनुष्य को मनुष्य नाम दिया गया, गाय को गाय नाम दिया गया। हर जगह ये नाम अलग अलग देखने को मिलेंगे। हम पत्थर को स्टोन बोलते हैं, कोई पत्थर बोलता है, जो भी हो। गाय की बात करें, सजीवों की बात करें, तो सजीवों में जैसे कि गाय है, हम गाय बोलते हैं, कोई काऊ बोलता होगा, कहीं और कुछ और बोलता होगा। लेकिन ये पद्धति काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है, काफ़ी ज़्यादा कठिन है। कठिन कैसे है? यदि मान लो इस जीव के ऊपर अध्ययन करना है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी देशों के प्राणी आएंगे, सभी प्राणी बैठेंगे, हर प्राणी अलग अलग नाम लेगा, एक ही जीव का अलग अलग नाम लेगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा किसकी बात चल रही है। और मैं ऐसा सिस्टम डेवलप कर दूं कि उस जीव का इंटरनेशनल लेवल पे एक स्पेसिफिक नाम दे दूं। जैसे कि मैं आलू बोलता हूं तो शायद कुछ लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। मैं बोलूंगा पोटैटो, तब जाके आपको बात समझ में आएगी कि हाँ, इस फलानी चीज की बात हो रही है, बात समझे होंगे। ऐसे ही अब मैं ऐसा सिस्टम डेवलप करता हूं कि भाई अब आलू बोलने वाला और पोटैटो बोलने वाला आलू को सोलेनम ट्यूबरोसम बोलेगा, तो आलू बोलने वाला और पोटैटो बोलने वाला दोनों ये समझ जाएंगे कि अच्छा इसकी बात हो रही है। तो कुल मिला के कहना ये चाहता हूं, नामकरण भी ऐसा होना चाहिए ताकि आगे चलकर जो वर्गीकरण हो उसमें अध्ययन में सरलता हो। तो अध्ययनों की सरलता के लिए नामकरण की प्रक्रिया को विकसित किया गया। सबसे पहले कैरोलस लीनियस भाई साहब आए। क्या नाम था बेटा? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस आए, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम या फिर बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव को इन्होंने दो भागों में, किसी भी जीव के नामकरण के लिए दो भाग चुने, एक तो वंश और एक जाति। किसी भी जीव का स्पेसिफिक वंश बना दिया और उसकी एक जाति बना दी। इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी, सिस्टम ऑफ नेचुरे जैसी बुक भी लिखी। उनमें इन नामकरणों का उल्लेख और थोड़ा बहुत वर्गीकरण का उल्लेख भी किया। तो पादपों और जंतुओं के नामकरण के लिए इन्होंने उस बुक में कुछ रेफरेंस भी दिए और कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिए कि इस प्रकार से पादप और जंतुओं के नामकरण किए जाएंगे। ये जो प्लांट है जो स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर पाए जाते हैं, इनको ऐसा कुछ बोला जाएगा ताकि अध्ययन में सरलता हो। इन्हीं की परिपाटी के अनुसार आगे इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप किया गया। जब इन्होंने ऐसा कुछ किया तब इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप नहीं था, लेकिन इन्हीं की परिपाटी के अनुसार ही इंटरनेशनल सिस्टम नोमेनक्लेचर का डेवलप किया गया। बात को समझो। अब इसमें पहला नाम वंश का था और दूसरा नाम जाति का था। किसी भी जीव का वंश और जाति दो मिलकर उसका नाम बनाएंगे। अब इनको लिखने का भी स्पेसिफिक तरीका इन्होंने ही डेवलप किया, जिसको आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा डेवलप किया गया। अब ये तो हो गई द्विनाम पद्धति। जैसे कि नाम लेता हूं मैं सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम सोलेनम ट्यूबरोसम की बात करूं तो जब भी वंश और जाति, ये जो पहला वर्ड है किसको डिनोट कर रहा है? इसमें वंश को। और दूसरा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? जाति को। वंश पद जब लिखा जाएगा तो इसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सारा कुछ आपको स्मॉल लेटर में दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे चलकर इंटरनेशनल यूनियन ने भी यही डिसाइड किया, इस चीज़ को आगे तक फॉलो किया जाएगा, अपन भी इसी को फॉलो करेंगे। आगे देखिए, नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इंटरनेशनल यूनियन ने क्या किया, इस नामकरण को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया।
पादपों के लिए अलग नाम, जंतुओं के लिए अलग नाम, बैक्टीरिया के लिए अलग नाम और वायरस के लिए अलग नाम। अगर मैं बात करूं बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बात समझ में आई होगी। और ऐसे ही ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बात समझ में आई होगी। फर्जी बात है, एकदम फर्जी बात है। ऐसे ही ICBN है, अगर आपके लिखा आ जाए ICNB नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लिए। अब अगर द्विनाम के लिए बात करें तो कुछ नियम दिए गए, जिनकी चर्चा करते हैं। किसी भी जीव को बायोलॉजिकल नाम देने के लिए इनकी उत्पत्ति का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। मतलब यह है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। जहां से भी ये ओरिजिनेशन हुए हैं कोई मतलब नहीं है, अपन इसको लैटिन भाषा के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बात ये बेटा, किसी भी जीव को नाम देते हैं तो उस जीव को लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है, लैटिन भाषा के अंदर व्युत्पत्ति कर दिया जाता है। तो आज के समय में जितने भी नाम दिए गए हैं वो लैटिन भाषा के ही व्युत्पन्न है, मतलब कि लैटिनीकृत नाम है। अब सवाल यह आता है लैटिन भाषा का यूज क्यों किया गया? क्योंकि ये मृत भाषा है। मृत भाषा का मतलब आज के समय इस भाषा का उपयोग इतना नहीं होता। बात समझ में आई होगी। वही बात, दो पद है, एक तो वंश संकेत पद है और दूसरा जाति संकेत पद है। किसी भी जीव को नाम देते टाइम दो पद यूज किए जाएंगे, एक तो वंश और एक जाति का। वंश का जब भी नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर बड़ा, जाति में सभी अक्षर छोटे। इसके साथ ही जब भी अपन नाम लिखेंगे दोनों शब्दों को हाथ से लिखने पर अलग अलग रेखांकित कर दिया जाएगा। मान लो मैं लिखता हूं पैंथेरा लियो, नाम तो लिख दिया, हाथ से लिखा है तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा या फिर इनको तिरछा लिखा जाएगा। जैसे कि इंग्लिश में लिखे तो पैंथेरा लियो, अभी मैंने अंडरलाइन किया है, तिरछा नहीं लिखा है। यदि मैं हाथ से लिखने की कोशिश करूं तो अब मुझे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ये जो तिरछापन है ये किसको व्युत्पत्ति करता है, सॉरी ये किसको इंगित करता है कि भाई ये लैटिन भाषा से ओरिजिनेट है या फिर लैटिन भाषा से लिए गए वर्ड है। तो इटैलिक में लिखने का रीजन क्या है, इसकी लैटिन ओरिजिनेशन को शो करता है। तो ये दोनों ही नाम सही है। बात समझ में आई होगी। इसके साथ ही यदि वैज्ञानिक नाम लिखा जाए किसी जीव का तो उसके अंत में शॉर्ट में वैज्ञानिक का नाम लिख दिया जाता है। ये जो शॉर्ट में वैज्ञानिक का नाम लिखा गया है ये इसके उस वैज्ञानिक के बारे में बताता है जिसने ये नाम दिया था। तो द्विनाम पद्धति में मुख्य तौर पे 3 पद आते हैं, एक तो वंश नाम, दूसरा जाति और तीसरा अंत में वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम उस वैज्ञानिक के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है जिसने ये नाम पहली बार दिए होंगे। बात समझ में आई होगी।
तो यहाँ पैंथेरा लियोलिन का मतलब क्या है कि भाई लिनियस ने ये नाम पहली बार दिया था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही होमोसैपियंस, होमोसैपियंस में होमोसैपियंस लिन लग गया, इसका मतलब क्या है, होमोसैपियंस नाम भी लिनियस ने ही दिया था। बेटा होमोसैपियंस का बात ध्यान में रखना कि होमोसैपियंस ऐसा वर्ग है जिसमें अन्य कोई जीव सम्मिलित नहीं है, अन्य कोई भी जीव इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। इस जाति के अंदर दूसरी कोई भी आगे चलकर उपजाति नहीं देखने को मिलेगी, एकल जातीय रूप है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता का नियम, यदि जीव को दिया गया पहला नाम वैद्य है तो इसे प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। मान लो दो साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग नाम एक जीव को दे दिया, लेकिन दोनों ही नाम सही जा रहे हैं नियमों के आधार पर, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसने इस नाम को सबसे पहले दिया। तो जीव को जो पहले नाम देगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब लीनियस ने तो बहुत सारे नाम पहले ही दे दिए, तो लीनियस को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अब लीनियस के बाद मान लो पैंथेरा लियो को किसी ने भी कुछ भी नाम दिया, वो मान्य नहीं है क्योंकि लीनियस ये नाम पहले से दे चुका है। सोलेनम ट्यूबरोसम नाम लीनियस दे चुका है, अगर मान लो कोई वैज्ञानिक आया उसने ये नाम देने की कोशिश की तो वो मान्य नहीं होगा। बात समझ में आई होगी। तो 1758 में जंतुओं के लिए सिस्टेमा नेचुरा के अंदर 10वें संस्करण में लीनियस में, और 1753 में पादपों के लिए इस लीनियस ने नामकरण की प्रणाली का उपयोग किया। 58 में सिस्टेमा नेचुरे के अंदर, याद रखना बेटा, और उसमें भी इसका 10वां संस्करण, और इससे पहले पादपों के लिए 1753 में। तो सबसे पहले इन्होंने पादपों को क्लासिफाइड करने की कोशिश की, उसके बाद पादपों के नोमेनक्लेचर की कोशिश की, उसके बाद इन्होंने जंतुओं के नोमेनक्लेचर की कोशिश की और इनको वर्गीकृत भी किया। तो लीनियस ने बेटा दोनों काम किए थे, एक तो नामकरण भी किया था और एक वर्गीकरण भी किया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः 3 शब्द होंगे। पद्धति तो द्विनाम पद्धति है, लेकिन 3 शब्द इसमें मिलेंगे, एक तो वंश का नाम, एक जाति का नाम और तीसरा लेखक का नाम। ठीक है। अब है जाति में 2 या इससे अधिक शब्द होते हैं तो इसे बीच के अंदर हाइफन लगा के प्रयोग में किया जाता है। ये भले ही याद मत रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे देगा। कई बार क्या होता है बेटा, एक ही जाति के अंदर 2 शब्द रिपीटेटिवली आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों शब्दों के बीच में हाइफन लगा दिया जाता है। ये बात नहीं याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। बेटा वर्गीकरण की बात करते हैं। ये वर्गीकरण क्या भला है, देखिए। कई सारे जीव इस धरती के ऊपर पाए जा रहे हैं। इन सब जीवों को पहचान लिया, नाम भी दे दिया, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अध्ययन में अभी तक सरलता नहीं आई। अब इनको अलग अलग ग्रुप में रखना होगा। इनको अलग अलग ग्रुप में रखने के पश्चात ही इनके ऊपर अध्ययन सरल होगा। लक्षणों के आधार पर इनको विभिन्न वर्गों में बांटना, लेकिन लक्षण कैसे, किस प्रकार से? तो मैं बोलता हूं कि भाई समानता, लक्षणों में समानता व असमानता के आधार पर जीवों को वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया या फिर वर्गों में रखना क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। अब बेटा वर्गीकरण ऐसा तो नहीं आज से ही चली आ रही है, ये कई सालों से, काफी पुराने टाइम से चलने वाली प्रक्रिया है। अब 2 प्रकार के वर्गीकरण अपने को देखने को मिलते हैं। ये 2 प्रकार के वर्गीकरण कौन से? एक तो पुरातन वर्गीकरण जो पुराने टाइम में किया जाता था, किस प्रकार से था उसकी चर्चा करनी है, लेकिन इसकी पूरी तरह से चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है। एक नई प्रणाली वर्गीकरण की जो आज के समय अपन पढ़ते हैं और एनसीईआरटी उसी को फॉलो करती है, उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो वर्गीकरण है, पुरातन वर्गीकरण,
पुरातन वर्गीकरण की अगर मैं चर्चा करूं तो ये केवल बाह्य लक्षणों के आधार पर थे। नवीन वर्गीकरण की चर्चा करूं तो ये बाह्य लक्षणों के आधार पर तो थे ही, साथ ही कोशिकीय संगठन, रासायनिक संगठन के साथ साथ आंतरिक आकारी की भी चर्चा की जाएगी। बात समझ में आई होगी। यदि पुरातन के अनुसार चलेंगे तो एक जीव कई सारे वर्ग से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि एक जीव कई सारे ऐसे लक्षण भी दर्शाएगा जो दूसरा जीव भी दर्शाता है। तो एक ही जीव कई सारे वर्गों से भी टच करेगा। सब्जी का नाम बोलूँ तो कई सारी सब्जियां आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मसालों का नाम बोलूँ तो कई सारे मसाले आएंगे, और दूसरे किसी एक स्पेसिफिक जीव का नाम बोलूँ, जैसे कि समझने का प्रयास करते हैं, मैं अगर हल्दी का नाम बोलूँ तो ये औषधि में भी आ जाएगा, और साथ ही किसमें, सब्जी में भी आ जाएगा और मसालों में भी आ जाएगा। तो ये जो कमी थी इसको सुधारने के लिए इस नवीन वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आज के समय अपन नवीन वर्गीकरण प्रणाली ही पढ़ते हैं। देखते हैं क्या होता है नवीन वर्गीकरण प्रणाली में। तो इस नवीन वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करके टैक्सोनॉमी का निर्माण किया गया, या फिर वर्गीकी का निर्माण किया गया। अब क्या होती है वर्गीकी? बेटा ये टैक्सोनॉमी दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, एक तो टैक्सिस और एक नॉमस। एक टैक्सिस और एक नॉमस। इस टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब होता है नियमों के आधार पर। नियमों के आधार पर बात समझ में आई होगी। जीवों का अरेंजमेंट नियमों के आधार पर अगर किया जाएगा तो उसको टैक्सोनॉमी कहा जाएगा। इस चैप्टर में आगे जो भी डील करेंगे टैक्सोनॉमी से संबंधित ही होगी। देखो, नियमों के आधार पर वर्गीकरण तो लिनियस ने भी किया था, कैरोलस लिनियस ने भी किया था। इसने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे में प्लांट और एनिमल को, मुख्यतः प्लांट को क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी। बात समझ में आई होगी। नियमों के आधार पर इसने वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। किसमें? सिस्टेमा नेचुरे। इसी सिस्टेमा से आगे चलकर इस वर्गीकरण की एक और शाखा बनी जिसको बोला गया सिस्टेमैटिक्स। अब ये सिस्टेमैटिक्स क्या है? अब सिस्टेमैटिक्स टैक्सोनॉमी के साथ तो डील करती ही है, साथ में फाइलोजेनिक रिलेशन भी देखती है। फाइलोजेनिक रिलेशन बोले तो उत्विकासीय संबंध। बात समझ में आई होगी। टैक्सोनॉमी में जीवों को केवल गुणों के आधार पर क्लासिफाइड करेंगे, उनके बीच क्या रिलेशन है उसका टैक्सोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मैं जीवों के बीच के संबंध को भी स्थापित कर दूं तो अब हम उसको टैक्सोनॉमी नहीं बोल के सिस्टेमैटिक्स बोलेंगे। बात समझ में आई होगी। लेकिन जीवों को अरेंज करने के लिए अगर मैं टैक्सोनॉमी की बात करूं तो जीवों को अरेंज करने के लिए कुछ नियम कायदे होंगे। हाँ सर, जरूर है।
इनको ग्रुप में रखा जाएगा तो ग्रुप भी बनाए गए होंगे, हाँ बनाए गए हैं बेटा। 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरियों का निर्माण किया गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीसीज। स्पीसीज, किंगडम बोले तो जगत, सबसे छोटा जो रूप है वो है जाति, सबसे निचली जो इकाई है वो है जाति। जीनस बोले तो वंश, फैमिली बोले तो कुल, ऑर्डर बोले तो गण, क्लास बोले तो वर्ग और फाइलम बोले तो संघ। तो ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का उपयोग किया गया। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये आप देख रहे होंगे, एक ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर ऐसे नहीं सभी जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया। इनके कुछ गुण हैं, उन गुणों के आधार पर इनमें अलग अलग फिर से कैटेगरी दिखाई देगी। ये इसका 2D व्यू है। अगर 3D में बात करूं तो किंगडम केवल एक ही नहीं है, कई सारे किंगडम है। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो ये एक लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। किंगडम है जो ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर। इसके बाद फाइलम, जिसमें एक किंगडम में कई सारे फाइलम, दूसरे किंगडम में फिर से कई सारे फाइलम। तो ऐसे करके किंगडम के नीचे की तरफ फाइलम और फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और ऐसे ही स्पीसीज। एक ब्रांच, एक शाखा बन रही है जो लगातार फैल रही है और लास्ट में ये शाखा जाके स्पीसीज पे खत्म हो रही है। बात समझ में आई होगी। यहां से एक ब्रांच निकली, कई सारे भागों में बट गई। ऐसे ही इसकी कई सारी शाखाएं थी, हर एक से कई सारी ब्रांच निकली। ऐसे करते 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 नीचे जाके स्पीसीज पर ये ब्रांच खत्म हुई। एक पद के बाद दूसरा पद आ रहा है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा पदानुक्रम। तो टैक्सोनॉमिक एक स्टेप में खत्म नहीं हो रही, कई सारे स्टेप में चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैं ये क्या लिखूंगा कि भाई टैक्सोनॉमी है वो एक पदीय न होकर, एक पद प्रक्रिया न होकर एक पद प्रक्रिया न होकर कई पदों में होने वाली प्रक्रिया है। बात समझ में आई होगी, समझे सर? इस एक पद को क्या बोलेंगे? अच्छा, ये जो प्रक्रिया इसको बोलते हैं बेटा पदानुक्रम। क्या बोलते हैं? पदानुक्रम। एक पद के बाद दूसरा पद, दूसरे पद के बाद तीसरा पद, प्रत्येक के लिए एक स्पेसिफिक श्रेणी बनाएगी, कैटेगरी बनाएगी। तो ये एक कैटेगरी हो गई, श्रेणी हो गई। बात समझ में आई होगी। इस श्रेणियों में फिर से नीचे की तरफ और ज्यादा कैटेगरीज आपको मिलेगी। तो प्रत्येक लेवल पर, एक लेवल पर देखें तो कई सारे वर्ग का आपको दिखने को मिलेंगे, टैक्सॉन दिखने को मिलेंगे। तो सर टैक्सॉन और कैटेगरी में क्या फर्क है? टैक्सॉन और कैटेगरी में क्या फर्क है? फर्क है बेटा। इधर मैं टैक्सॉन लिख रहा हूं, इधर मैं कैटेगरी या फिर श्रेणी लिख रहा हूं, या फिर श्रेणी लिख रहा हूं। यदि मैं बात करूं किंगडम की तो ये एक श्रेणी है। यदि मैं बात करूं फाइलम की तो ये एक श्रेणी है, इसके कोई गुण नहीं है, मैं बस नाम ले रहा हूं। यदि एक बात करूं क्लास की तो ये एक श्रेणी है, मैं बात करूं ऑर्डर की तो ये एक श्रेणी है। जैसे ही मैं स्पेसिफिक नाम लेता हूं, जैसे कि इंसेक्टा, अब ये एक स्पेसिफिक टैक्सॉन हो गया क्योंकि इसके कुछ ना कुछ गुण है, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके अनुसार इसके अंदर जीव आएंगे। तो बात कहने का मतलब ये है, ये तो कैटेगरीज है, एक क्रम के अंदर रखा गया है। इन कैटेगरीज के अंदर अब गुणों के आधार पर टैक्सॉन बनाए गए।
गुणों के आधार पर या लक्षणों के आधार पर जो टैक्सॉन बनाए गए उसमें अलग अलग प्रकार के जीव या वर्ग आएंगे या फिर कैटेगरीज बिलोंग करती है। तो मैं कह सकता हूं सभी टैक्सॉन है वो कैटेगरीज के अंडर में आएंगे, इन कैटेगरीज के अंदर सभी टैक्सॉन भरे जाएंगे, लेकिन सभी कैटेगरीज टैक्सॉन नहीं होगी। क्या सभी इंसेक्टा किंगडम के अंदर या फिर किंगडम होंगे? बात यह है कि भाई छोटे जो टैक्सा होंगे वो कैटेगरीज के बिलोंग में या फिर टैक्सान की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। दोबारा समझो बेटा इसको, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मान लो कोई श्रेणी है या फिर कैटेगरी है, ये श्रेणी टैक्सॉन और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं टैक्सॉन श्रेणी। जितने भी टैक्सॉन है वो कैटेगरी के अंडर में आएंगे, श्रेणी के अंडर में आएंगे, लेकिन सभी श्रेणियां टैक्सॉन हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे किसको शो करते हैं? कैटेगरीज को, अलग अलग कैटेगरीज को शो करते हैं। अगर मैं इंसेक्टा की नाम लूँ वो टैक्सॉन है, श्रेणी भी है और टैक्सॉन भी है। किंगडम यहाँ टैक्सॉन को शो नहीं करेगा, इसके अंदर जब नाम आ जाएगा स्पेसिफिक जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो वो वहाँ एक टैक्सॉन को या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा वैसे वैसे समानताओं में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज में वृद्धि देखने को मिलेगी, लक्षणों के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। अगले पेज पे कर लेते हैं, इसमें नहीं हो पाएगा। देखो ये किंगडम है, इधर स्पीसीज है। अब एक किंगडम के अंदर बहुत कम समानता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, समानता कम, असमानता ज्यादा। एक स्पीसीज में समानता अधिक और असमानता कम देखने को मिलेगी। सर कैसे? यदि मैं आपको बोलूं पेड़ और एक जंतु में क्या समानता है, तो स्पीसीज लेवल पर इन दोनों में काफी ज्यादा असमानताएं हैं, लेकिन समानताएं बहुत कम हैं। स्पीसीज लेवल पर ये दोनों बहुत ही, जैसे कि मैं नीम का पेड़ एक दूसरा जंतु ले लेता हूं कोई भी, जैसे कि बकरी, लेवल पर ये दो अलग अलग टैक्सॉन के अंदर आएंगे। स्पीसीज लेवल पे ये दो अलग अलग टैक्सॉन के अंदर आएंगे, काफी ज्यादा असमानताएं इसमें नजर आएगी। लेकिन अगर मैं दूसरे नीम की पेड़ की चर्चा करूं या फिर दूसरे पेड़ की चर्चा करूं, किसी दूसरे, जैसे कि बरगद का पेड़ हो गया, इन सब की चर्चा करूं, स्पीसीज लेवल पे ये अलग अलग जाति को शो करेंगे और इन सब के अंदर समानताएं काफी कम पाई जाएगी। लेकिन एक ही स्पीसीज के अंदर काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलेगी। इस स्पीसीज के अंदर काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलेगी, इन सब में नहीं। लेकिन ऊपर अगर टैक्सॉन में चर्चा करें तो इनमें बहुत कम समानताएं देखने को मिलेगी। जैसे कि उन कम समानताओं के आधार पर भी किंगडम के अंदर इनको रख दिया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की, अगर मैं नीम के पेड़ की बात करूं और बरगद के पेड़ की बात करूं तो दोनों प्लांट किंगडम से ही संबंधित है। बकरी की बात करूं, गाय की बात करूं तो दोनों प्लांट किंगडम से ही संबंधित है। बहुत कम समानताएं हैं, फिर भी एक ही किंगडम में रखा गया है, लेकिन असमानताएं काफी ज्यादा होगी। और ज्यादा समानताएं जब निकालते चलेंगे लास्ट में अपने को एक स्पीसीज मिलेगी। बेटा मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, एक स्पीसीज के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा समानताएं प्रदर्शित करेंगे, तभी जाके स्पीसीज बनी।
और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, किंगडम की तरफ चलेंगे, असमानताएं तो बढ़ती जाएगी, समानताएं बहुत कम होगी। कम समानता होने के बावजूद भी उनको एक ही किंगडम में रख दिया जाएगा। बात समझ में आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, आप एज इट इज़ इसको याद रखना कि भाई किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाने पे समानताएं तो बढ़ती है, असमानताएं कम होती है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब चर्चा करते हैं कि भाई जाति क्या है। सबसे पहले बात करेंगे जाति की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, जीवों का ऐसा समूह जो काफी ज्यादा समानताएं दर्शा रहा है वो जाति है। लेकिन इस स्टेटमेंट को बाद में और ज्यादा मॉडिफाइड किया गया, इस स्टेटमेंट को बाद में और ज्यादा परिवर्तित किया गया। देखो कैसे किया गया। मैंने क्या बोला, एक समान लक्षणों वाले जीवों का समूह जो काफी ज्यादा समानता दर्शा रहे हैं। ये तो बात सही है, लेकिन साथ ही ये जनन सम संतति भी उत्पन्न करने चाहिए। तब उन्हें एक ही जाति मानी जाएगी। तो जाति वो है जो लक्षणों में काफी ज्यादा समानता दर्शाती है और साथ में जनन सम संतति भी उत्पन्न करती है। जाति को टैक्सोनॉमी की, ध्यान रखना बेटा, टैक्सोनॉमी की आधारीय इकाई माना जाता है और सबसे छोटी इकाई है। आधारीय इकाई होने के साथ साथ सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं, उन एग्जाम्पल को आपको अभी के लिए याद रखना है ताकि जाति, वंश, इन सब को आप एक डेकोरम वे के अंदर याद कर सके। जैसे कि आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, सोलेनम, इधर प्लांट के मिलेंगे, इधर एनिमल्स के मिलेंगे, इधर पादप और इधर जंतु, ताकि कठिनाई ना हो समझने में। एग्जाम्पल दिया मैंने सोलेनम, ट्यूबरोसम, बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, सोलेनम मेलांजियाना। एक ले लेता हूं सोलेनम निग्रम। आपके सामने 3 नाम लिखे गए हैं पादप के। ऐसे ही इधर की तरफ भी नाम लिख देता हूं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टिग्रिस। अब समझने का प्रयास करते हैं ये जाति है क्या। सोलेनम ट्यूबरोसम की बात करूं तो मैं आलू की बात करता हूं। सोलेनम मेलांजियाना की बात करूं, ये तो हो गया आलू। सोलेनम मेलांजियाना की बात करूं तो मैं मक्कॉय, जिंजर की बात करता हूं, ब्रिंजल ब्रिंजल ब्रिंजल, बैंगन, हिंदी में बोले तो बैंगन, बैंगन की बात करता हूं। सोलेनम निग्रम की बात करूं तो मैं मकॉय की बात करता हूं। पैंथर लियो की बात करूं तो मैं शेर की बात करता हूं। और ये हो गया टाइगर, बाघ, और ये हो गया चीता। ध्यान से समझना बेटा।
आलू और बैंगन, आलू और बैंगन देखा जाए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं मिलेगी, आलू के पौधे में और बैंगन के पौधे में। बेटा आलू बोलता हूँ तो आपकी आंखों के सामने आलू नहीं आना चाहिए, आलू का प्लांट आना चाहिए। बैंगन बोलता हूँ तो बैंगन नहीं आना चाहिए, बैंगन का प्लांट आना चाहिए, क्योंकि बैंगन और आलू में काफ़ी फर्क है लेकिन इनके पौधों के अंदर काफ़ी समानताएं देखने को मिलेगी। तो आलू और बैंगन, ऐसे ही मकॉय, ये तीनों अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनमें कुछ असमानताएं मिलती है। अगर मैं एक अकेले आलू की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा आलू के एक दूसरा जो प्लांट होगा उनमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं मिलेगी। ऐसे ही शेर, चीता और बाघ, इन तीनों को अलग अलग जातियों के अंदर रखा गया, जबकि शेर, चीता और बाघ भी कई सारी समानताएं दर्शाते हैं। आलू, बैंगन, मकई, ये तीनों ऐसे प्लांट है जो कई सारी समानताएं दर्शाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इनके अंदर असमान है, इसके लिए इनको जाति के अंदर रख दिया गया। मतलब कि जो और ज़्यादा समान है या फिर सबसे ज़्यादा समान है वो आलू में आ जाएंगे, और थोड़ा बहुत डिसिमिलर है वो बैंगन के अंदर चला गया, और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग है वो मकई के अंदर चला गया। ऐसे ही शेर, पैंथेरा लियो के अंदर वही आएंगे जिनके अंदर पैंथेरा लियो की प्रॉपर्टीज होगी शेर, लियो की या फिर लॉयन की प्रॉपर्टीज होगी शेर, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। ऐसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके अंदर स्पेसिफिक लक्षण पाए जाएंगे उनको शेर के अंदर रख दिया गया। ऐसे ही चीता और ऐसे ही बाघ। अगर मैं बात करूं पैंथेरा और सोलेनम की, जैसे कि प्लांट के अंदर सोलेनम और इधर की तरफ पैंथेरा, ये क्या बला है? इस बला को समझने के लिए अपन बात करते हैं वंश की। बेटा जाति समझ में आया होगा, ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक जैसे कैरेक्टर शो करते हैं, जनन प्रदर्शित करते हैं, हम संततियां उत्पन्न करते हैं, ऐसा जाति रखा जाएगा। यदि मैं शेर की बात करूं तो शेर और चीते के जनन के परिणाम स्वरूप नया इंडिविजुअल नहीं बन पाएगा, नई संतति का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो ये एक ही जाति से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। पौधे भले ही एक जैसे हो आलू और बैंगन के, लेकिन फिर भी जननसम संतति उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। अतः इनमें इस डिसिमिलरिटी के कारण ये क्या कर लिए, अलग अलग जाति के अंदर चले गए। अगली बात चलती है बेटा वंश की। वंश के अंदर कुछ कम समानताओं के आधार पर, वंश में भिन्न जातियों की समानता के आधार पर, भिन्न जातियों में समानता के आधार पर उन्हें एक ही वंश में रखा जाता है। रखा जाएगा। बात समझ में आई होगी। थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था ये देखो, इसमें मैंने तीन अलग अलग नाम बोले थे, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलांजिना, सोलेनम निग्रम। ये तीनों एक ही वंश सोलेनम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समानताएं तो है ही, लेकिन इतनी समानताएं नहीं कि ट्यूबरोसम और मेलांजिना एक जैसे हो जाए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्यूबरोसम के दूसरे जो इंडिविजुअल्स है वो ट्यूबरोसम से ज़्यादा समानताएं दर्शाएंगे, किसके रेस्पेक्ट में? मेलांजिना के रेस्पेक्ट में। थोड़ी बहुत असमानता के कारण इसको, मेलांजिना को, बैंगन को अलग कर दिया गया। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो वंश। तो ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं ये तीनों एक ही वंश में आ रहे हैं। इधर की तरफ भी पैंथेरा, लियोपार्डस और टिग्रिस, ये तीनों एक ही वंश के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आई होगी। तो वंश के अंदर भिन्न जातियों को समानता के आधार पर एक ही वंश में रखा जाएगा। उसके बाद क्या था देखो, उसके बाद था फैमिली। फैमिली या कुल। अब फैमिली या कुल की बात करें तो ऐसे वंश जो अधिक समानता दर्शाते हैं, अधिक समानता दर्शाते हैं, उन्हें एक ही
कुल में रखा जाएगा। एक मिनट बेटा, पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब इस कुल में कायिक लक्षण के साथ साथ जननिक लक्षण भी देखे जाएंगे। बात को समझो। स्पीसीज की बात की थी, जननिक लक्षण के आधार पर अपन ने स्पीसीज को सेपरेट किया था। कुल तक आते आते अपन कायिक लक्षण के साथ साथ जननिक लक्षण दोनों देख रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो वंश है वो एक ही कुल में आएंगे, ये बात भी अपन कर चुके हैं। जैसे कि फेलिस, बिल्ली वाला जो ग्रुप है, और पैंथेरा। ध्यान से देखो, एक तो पैंथेरा और दूसरा फेलिस, दो अलग अलग वंश है जिनको फेलिडी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे ही पिटूनिया, पिटूनिया, धतूरा, पिटूनिया, धतूरा, ये दोनों अलग अलग वंश से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको सोलेनेसी के अंडर में रखा जाएगा। सोलेनेसी सोलेनेसी कुल में रखा जाएगा। बात समझ में आई होगी। ये दोनों एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इनका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, एआर में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वंश के ऊपर। ये जो लाइन दी गई है उसके ऊपर जननिक और कायिक लक्षण ध्यान रखना। बात करेंगे आगे की, तो आगे देखिए। कुल के बाद अपन बात करेंगे ऑर्डर की, ऑर्डर या फिर गण की। इसमें क्या होगा, समान लक्षणों वाले, समान लक्षणों वाले को या फिर कुलों को एक ही गण में रखा जाएगा, एक ही गण में रखा जाएगा। उसके बाद बात होती है संघ और जगत की। तो संघ, वापस वही बात, इसमें कौन आएंगे, ऑर्डर्स, गण, समान लक्षणों वाले गण सम्मिलित। और इसके बाद फाइलम, सॉरी किंगडम, समान लक्षणों वाले। ये बेटा फालतू की बातें हैं, बस आपको ध्यान रखनी है, ये वैसे भी पता है आपको। संघ सम्मिलित, एक मिनट,
ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो, अगर मैं किंगडम में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जीव आएंगे, जीवों की संख्या किंगडम में सबसे ज़्यादा होगी। और पहले जो बात की थी, इन जीवों के अंदर असमानताएं भी काफ़ी ज़्यादा होगी, असमानताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें प्लांट में मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। एक किंगडम की बात करूँ जैसे कि प्लांट किंगडम, कई सारे प्लांट्स आ जाएंगे जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ प्लांट आएंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा असमानताएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन समानताएं बहुत कम होगी। अगर आप समानताओं को देखोगे तो इनको फिर से क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्लासिफाइड अपने आप होते होते ये जाति तक जाते जाते रुकेंगे। जब जाति तक चले जाएंगे तो केवल समानताएं रहेगी और असमानताएं बहुत कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ तक आपके एनसीईआरटी में एग्ज़ाम में आने वाला है। ये पोर्शन आपका एंड होता है बायोलॉजिकल जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें एक लास्ट में एनसीईआरटी में छोटा सा चार्ट दे रखा है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस चार्ट को एज इट इज़ आपको याद रखना होगा। इसमें इसमें 4 ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं और उनको क्लासिफाइड किया गया है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। बेटा कैटेगरीज से आगे सब कैटेगरीज और होती है, सब डिवीज़न और होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा अपने को नहीं करनी, वो अपने काम के नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं मानव की, मैन की, किसी भी ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होता है होमो सैपियंस। अब इसमें होमो क्या है, अपना जीनस, और सैपियंस इसकी जाति है। जीनस के बाद अपन ने फैमिली की बात की थी, तो ये होमिनिडी के अंतर्गत आता है। ऐसे ही ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेट। अब 2 प्रकार के ऑर्डर देखने को मिलेंगे, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। ह्यूमंस प्राइमेट्स के अंडर में आते हैं। क्लास क्या है, मेमेलिया। यहाँ अपने को 4 क्लास देखने को मिलेगी इसके पैरेलल में, इसमें से मेमेलिया क्लास के अंडर में ये आएगा। आई बात समझ में। उसके बाद फाइलम की बात करें तो कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स 2 फाइलम देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये कॉर्डेट्स के अंडर में आएगा। कुछ एक लक्षण ऐसे हैं जो कॉर्डेट से इससे मिलते जुलते हैं, तो इसको उन लक्षणों के आधार पर कॉर्डेट में रख दिया गया। किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया। कौन सा किंगडम, एनिमेलिया। ऐसे ही हाउस फ्लाई, इसका नाम है बेटा मस्का डोमेस्टिका। मस्का इसका जीनस है, डोमेस्टिका जो आ रहा है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। क्या है बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट। आगे चलते हैं, म्यूसिडी से ये बिलोंग करती है। इसका जो परिवार है, इसका जो कुल है वो म्यूसिडी है। ऑर्डर गण, डिप्टेरा और इंसेक्टा। अब मैं जब इंसेक्टा नाम लेता हूं तो इंसेक्ट की कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके गुणों के आधार पर इसको इंसेक्टा के अंदर रखा गया है। ऐसे ही ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम या डिवीजन के अंडर में आता है। ऑर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टीज ये होती है कि भाई इनमें सेगमेंटेड लेग्स पाए जाते हैं, इनमें सेगमेंटेड लिम्स पाए जाते हैं। तो सेगमेंटेड लिम्स के बेस पे, क्योंकि इसमें भी सेगमेंटेड लिम्स है, दूसरे जो ऑर्थ्रोपोड्स है उनमें भी सेगमेंटेड लिम्स है, तो इन्हीं के साथ इसको रख दिया गया। आगे चलते हैं, मैंगो, आम, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा वर्ड यहाँ जीनस को शो करता है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट। फिर से बोल रहा हूँ, एनाकार्डियेसी फैमिली से ये बिलोंग करेगी। सेपिडेंसिस का ऑर्डर होगा। डाइकोटालिडियन क्लास से ये बिलोंग करेगी। यहाँ 2 क्लास देखने को मिलेगी, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। कॉटिलिडियन 2 है तो डाइकॉट, और 1 है तो मोनोकॉट्स। एंजियोस्पर्म, मतलब कि एंजियोस्पर्म में 2 क्लास देखने को मिलेगी, एक तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ये जो मैंगो है वो मोनोकॉट्स के अंदर में, डाइकॉट्स के अंदर में आ रहा है, क्योंकि 2 कॉटिलिडियन इसमें देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म में ये आएगा, एंजियोस्पर्म में आ रहा है, इसका मतलब सीड का फॉर्मेशन तो कर ही रहा है, सीड के चारों ओर कवरिंग पाई जा रही है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मैं बोला और उसके बेस पे मैं आम को पहचान गया। मैंने आम के सीड को देखा और देखा कि भाई इसके सीड के चारों ओर एक फ्रूटिंग बॉडी पाई जा रही है, एक कवरिंग पाई जा रही है। सीड कवर्ड है फ्रूट से, तो मैं बोलूँगा ये एंजियोस्पर्म में आ रहा है। आई बात समझ में। इसके बाद मैंने इसके अंदर झांका और देखा कि इसमें तो 2 कॉट्स है, 2 कॉटिलिडियन है, 2 कॉटिलिडियन है, तो मैंने उसको डाइकॉट में रख दिया।
तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे समानताएं बढ़ती जा रही है, ऑर्डर क्लास फैमिली क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस से जाते जाते लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक स्पीसीज के अंडर में सरेंडर हो रहा है। आगे देखते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का नाम है बेटा, वीट का नाम है। ट्रिटिकम इसका जीनस है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, पोएल्स ऑर्डर और मोनोकोटिलिडियन। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले एंजियोस्पर्म में दो क्लास आती है, एक तो मोनोकॉट्स की और एक डाइकॉट्स की। क्योंकि इसमें एक ही कोटिलिडियन पाया जा रहा है तो इसको बोल दिया गया मोनोकोटिलिडियन। और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम या डिवीजन तो होगा ही होगा। बेटा बातें समझ में आई होगी। ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब एनसीईआरटी कुछ इस चैप्टर की बातें आगे वाले चैप्टर्स में करती है। अब जैसे क्लासिफिकेशन के और रूप अपन अभी देखेंगे, वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इस चैप्टर की कुछ बातें एनसीईआरटी जस्ट आगे वाले चैप्टर के अंदर करती है, जो आपका थर्ड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर है। मेनली थर्ड चैप्टर की बात करूं तो बॉटनी के अंदर उस थर्ड चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन के सिस्टम भी पढ़ेंगे जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़े हैं। और फिर अपन सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में भी ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम आएगा, उसमें ये सारा कुछ दे रखा है। तो आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। और बेटा ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उस पर लगातार आपको डीपीपीज मिलती रहेगी, लगातार आपको सीट्स मिलती रहेगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी बाधा नहीं आए। धन्यवाद बेटा, फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।